यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को सॉलिड टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछले साल का जो यूपीएससी का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का वो देखा होगा और उसको उसके पीछे के ईयर से कंपेयर किया होगा, तो यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल दिया है उसने। किस तरीके बदलाव? पहले जो है आप देखेंगे ऑप्शंस जिस तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे 1 and 2, 1 2 3, इस तरह के किससे आते थे क्वेश्चंस के ऑप्शंस। उसमें आप पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब पावर ऑफ एलिमिनेशन का आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी ने सबसे बड़ा चेंज यही किया है कि ऑप्शंस के डिज़ाइन को ही चेंज कर दिया है। पावर ऑफ एलिमिनेशन में क्या फ़ायदा होता था? अगर आपको एक आध स्टेटमेंट के बारे में भी पता है तो आप लिंक करके उसको छाँट काट के ढूँढ लेते थे। 3-4 स्टेटमेंट में एक भी पता है तो आप आंसर तक पहुँच जाते थे। लेकिन अब जब तक आपको सारे स्टेटमेंट की समझ नहीं होगी, आप आंसर तक पहुँच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब कैसे ऑप्शंस आते हैं इस तरीके से, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 या फिर ऑल 3, नन, जिस तरीके से इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे? जब तक आपको सारे के बारे में ना पता हो, आप कैसे आंसर ढूँढेंगे? तो एक चैलेंज आ गया है। अब एक दूसरे स्किल की ज़रूरत है। इस पर बहुत डीप रिसर्च के बाद, पिछले 1 डेढ़ साल की रिसर्च के बाद, जब ये क्वेश्चन आ गया था, करीब 1 साल हो चुके हैं। बहुत रिसर्च के बाद मैंने कोशिश की एक नया स्किल ढूँढने की। तो मुझे जो बेस्ट स्किल लगा वो सिर्फ़, और ये एक ऐसा स्किल है कि यूपीएससी कितने भी ट्रेंड अब चेंज कर ले, ये आपके काम की रहने वाली। वो है पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। मैं इसको प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला पावर कहता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके उसके स्टेटमेंट्स को आप वहाँ से आंसर तक पहुँचने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे कि जो आप पढ़ कर जाते हैं ना, और उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है क्वेश्चंस में, इस स्किल में एक तो पढ़े हुए को भी आप 100% कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाएंगे, उस कन्फ्यूजन को ये मिटा देगा। दूसरी बात, ये एक ऐसा स्किल है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, और वो भी सही सही। पिछले काफ़ी टाइम से हम इस पर बातें कर रहे हैं और करीब 25-30 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं जीएस के यूपीएससी टारगेट 2024 प्रीलिम्स को लेकर। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं सब के सब इस पावर का इस्तेमाल करके बिना नॉलेज के सॉल्व किए हैं हमने। तो ये बहुत फ़ायदे, ये जो है, मैं कहूँ अब इस फ़ायदे की मैं क्या बात करूँ, अब यही वो स्किल है जो आपकी मदद कर सकता है। ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास का मकसद यही है कि एक तो आप जितने भी अपने पढ़ाई के दम पर मार्क्स ला सकते थे इस प्रीलिम्स में, उसमें मार्क्स को एनहांस करना 20 to 25%। सारे कन्फ्यूजन को भी मिटाना, ऑप्शंस के बीच जो कन्फ्यूजन रहते हैं, आते हुए के बावजूद कई बार कन्फ्यूजन रहते हैं। साथ ही उस स्किल को डेवलप करना कि नहीं भी पता है तो बिना नॉलेज के कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, पिछला जो सी सेट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर पर आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। उसकी अच्छी समझ आपको होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से करने हैं। इसीलिए हम पिछला जो हुआ है उसको लेकर बातें कर रहे हैं। मेरे पास सेट डी है, ये मैंने लिया है किससे बातचीत करने के लिए। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या हार्ड कॉपी में देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और सेट है तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसका ये क्वेश्चन नंबर 31 है। सिंगल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पर हमने बातें की। अब देखिए ये 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आइए इस पर भी बातें करते हैं। देखते हैं कि क्या बिना नॉलेज के इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये सोसाइटी से का क्वेश्चन है, इस पर पूछा गया है। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। लाइटिंग की वजह से शायद ये आपको ना दिखाई दे रहा हो। ये जननी सुरक्षा योजना के बारे में कहा जा रहा है, जननी लिखा हुआ है वहाँ। अब क्या है क्वेश्चन? जननी सुरक्षा योजना।
और इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आपको ढूंढना है कि उनमें सही कौन कौन से हैं, कितने सारे सही हैं इसमें। अब इससे पहले कि हम क्वेश्चन पर आए, क्यों ना नाम पे थोड़ा सोच लें। देखिए, इसी को मैं प्रैक्टिकल थिंकिंग का पावर कहता हूँ, पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। क्या है? जननी सुरक्षा योजना। जननी मतलब माता, माता की सुरक्षा से रिलेटेड कोई योजना बनाया गया है। अब हम अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ को किस किस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होगी। ठीक, तो उससे जो रिलेटेड अगर कोई फिट बैठेगा तो उसको हम लोग चुनेंगे। जो उसको फिट नहीं बैठेगा, हमारी समझ को प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम देखेंगे इन चीज़ों को, आप अपने मम्मी को ख्याल में ले आइए। जो फिट नहीं बैठेगा उसको हटा देंगे, जो प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठेगा, जो कि रियल लाइफ से में रियल नहीं लग रहा है। अब आइए देखते हैं पहला क्या है। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। कि जो स्टेट, हर राज्य का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा चलाया गया एक माँ के लिए एक तरीके से इंटरवेंशन है, मतलब उस क्षेत्र में किया गया एक काम। अब नाम क्या है? जननी सुरक्षा योजना, एक नाम है। अब मेरा आपसे एक सवाल है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतने सारे राज्य हैं, क्या आपने कभी भी सारे राज्यों के सीएम को, सारे राज्य के जो भी हैं लीडर्स, उनको एक साथ बैठकर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आदमी ना हो, सिर्फ सारे राज्यों के सीएम बैठे हुए हों और आपस में मिलकर योजना बना रहे हों कि हम अपने सब राज्यों में इसी एक योजना को लागू करेंगे? क्या अभी ऐसा कुछ पढ़ा सुना है कभी आपने? हुँ? आपसे मैं पूछता हूँ, किसको अधिकार है कि वो एक साथ सारे राज्यों में एक ही स्कीम को लागू कर सकता है? आप खुद कह देंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये पावर है। एक साथ सारे राज्य एक एक ही नाम से योजना नहीं चलाएंगे। उनको तो पानी बांटने में नहीं पड़ती। तमिलनाडु और कर्नाटका की बात ले लीजिए, पानी के लिए झगड़े करते रहते हैं। न कौन कौन बात पे झगड़े करते रहते हैं। दूसरी बात, अगर स्टेट के लोग चलाएंगे कोई स्कीम, तो वो अपने स्टेट का नाम उसमें नहीं लगाएंगे क्या? आपको नहीं लगता है? इन सब आधारों पर जब आप सोचेंगे तो ये कुछ जच नहीं रहा है। उस नाम को ये फिट नहीं कर रहा है कि जननी सुरक्षा योजना स्टेट वाला हेल्थ डिपार्टमेंट चलाएगा। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, रियल नहीं लग रहा है। दूसरी बात, हर स्टेट की क्लाइमेट अलग है, फैसिलिटीज़ अलग हैं, सुख सुविधाएं अलग अलग हैं। तो और हर राज्य की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि एक राज्य में जिस तरीके की बीमारी एक माँ को होगी, दूसरी राज्य में भी उसी तरह की बीमारी होगी, वही प्रॉब्लम फेस कर रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। तो इस आधार पर अगर सोचेंगे तो एक ही स्कीम सारे राज्यों में उस तरीके से कैसे फिट हो सकती है? हाँ, उसमें चीज़ें हों इस तरीके से कि हाँ, फिर उसके अंदर कोई बात स्टेट अपना अपना थोड़ा पुट कर सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सारे मिलके बनाएंगे और उस तरीके के बनाएंगे, तो सोचिए, कोई कहेगा नहीं मेरा ये प्रॉब्लम, कोई कहेगा मेरे, कभी मेल हो ही नहीं पाएगा। इन सारे आधार पर प्रैक्टिकली ये तो ठीक नहीं लग रहा। तो एक तो ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा है 3। अब दूसरा देखते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। कि जो गरीब गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर ये जो उनकी जन्म देने के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो जब प्रेग्नेंट हैं उनके गर्भ में ही उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, इनको घटाना। अब देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया किसी को बीमारी है, उसको बचाना है, तो जिसके पास खूब पैसा है वो तो अपना कहीं भी जाके इलाज करा ही लेंगे, बचा ही लेंगे। ज़रूरत तो गरीब महिलाओं को ही है ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि सुरक्षा की ज़रूरत गरीब महिलाओं को है और इसी तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होगी? अगर जननी सुरक्षा करना है और ये इसमें इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को इस तरीके से सुविधा जाए, आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरह की सुरक्षा है माताओं की और उनको ज़रूरत है? जननी की बात की जा रही है, आप देखिएगा, वुमेन की बात नहीं की जा रही है, एक माता की बात की जा रही है।
तो माता का संबंध तो बच्चे से उस तरह से जुड़ा हुआ ही होगा ना, तो गर्व की बात तो यहाँ आएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रैक्टिकली उसको फिट कर रहा है, लग रहा है कि हाँ ये तो होगा। अगर उसको कोई डिजीज हो गई प्रेग्नेंट वोमेन को, तो उनको बचाना ज़रूरी है। उनके बच्चे को हो गए, उससे भी उन पर खतरा आ सकता है, तो उसको भी बचाना ज़रूरी है। तो जब तक दोनों नहीं बचेंगे तब तक गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो ठीक लग रहा है, एक तो ये तो ठीक है। चलिए 3, इट एम्स टू प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वोमेन। के जो गरीब प्रेग्नेंट वोमेन है, इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की हॉस्पिटल वगैरह में जाकर आप अपना डिलीवरी करवाएं, उसको बढ़ाना है, एक लक्ष्य उसका ये है। अब देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी की स्थिति कितनी थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। अब मान लीजिए उस समय कोई आप कहीं और करा रहे हैं दाई वाई से, या कहीं ऐसे आप करा रहे हैं, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो गई, तो कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है या कुछ और करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो घरों में या कहीं और पे तो उस तरह के मशीन्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो बच्चे और माँ दोनों पर खतरा आ सकता है या नहीं, ज़्यादातर केसेस में आ सकता है। तो क्या अगर उनको इंस्टीट्यूशन में ले जाके कराया जाएगा तो उनकी सुरक्षा ज़्यादा अच्छे से नहीं की जा सकेगी, कि अगर कोई दिक्कत आ गई तो उनको वहाँ पे मदद मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है जननी सुरक्षा में ये शामिल नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे हाँ आप प्रैक्टिकली सोचिए, जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपके घर में कोई ऐसा ऐसा है, तो उसको किस किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं से आंसर मिल जाएगा। इसी को मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो ये भी ठीक लग रहा है। लास्ट, its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age। इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो बीमार बच्चे होंगे उनको 1 साल तक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए 1 साल में वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, 1 साल में वो बच्चा ठीक नहीं हुआ, तो क्या उसको फैसिलिटी देना बंद कर दिया जाएगा? और उसके बाद अगर वो बंद कर दिया जाए और उसके बाद बच्चा मर गया, तो गलती किसकी? आप ही सोचिए कि कब तक फैसिलिटी दी जानी चाहिए। अगर कोई बीमार है भी तो उसको कब तक फैसिलिटी दी जानी चाहिए? तब तक ना जब तक वो ठीक ना हो जाए। क्या गारंटी है कि 1 साल में वो ठीक होगा, और नहीं ठीक हुआ तो ऐसी आपको क्या लगता है इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनाया जाएगा जननी सुरक्षा योजना में? माँ को क्या कहा जाएगा, माँ जी आपका बच्चा 1 साल में बच गया तो ठीक, नहीं तो आप समझिए। तो आप सोचिए कि उस माँ की रक्षा हो पाएगी? तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो आप देखेंगे 2 हमारा बच गया, ओनली 2 ये हमारा आंसर। इसे मैं कहता हूँ पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग। मुझे कुछ भी नहीं पता कि जननी सुरक्षा योजना में सरकार ने क्या क्या की है, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिकली थिंक कर कर हम आंसर तक पहुंच गए, और जिनको पता होगा कि क्या है उनसे बेहतर आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस स्किल को डेवलप करें। हम फिर मिलते हैं और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।